मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने अपने चैनल लोक सभा पर। आशा है आप सब स्वस्थान सकुशल होंगे और खूब अच्छे से धनतेरस मना रहे होंगे। आप सबको धनतेरस की एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो बातचीत है आपसे, वह बातचीत दरअसल एक सफ़र के दौरान जो प्रायः मुझे रोज़ ही करना पड़ता है, मैं अपने अयोध्या स्थित आवास से अपने जन्म स्थल कर्मस्थल तक प्रायः बस का सफ़र किया करता हूँ। और जैसा कि आमतौर पे होता है कि बस में तमाम तरीके से चर्चाएं परिचर्चाएं हुआ करती हैं और कहीं न कहीं वो एक सफ़र के कटने का माध्यम होता है। तो उसके और भी तमाम आयाम होते हैं, तमाम बिंदु होते हैं। आज की जो बातचीत थी और जिस बातचीत के चलते मुझे लगा कि मैं आप सबसे बात शेयर करूं और आपसे बात करूं, वह थी भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विशेष रूप से चुनाव और जो चुनावी राजनीति है उसके इर्द गिर्द वो चर्चा थी। जैसा कि आमतौर पे आप जानते ही हैं कि किसी भी चर्चा में दो पक्ष होते ही हैं और दोनों पक्षों के बीच संवाद और कहीं न कहीं तर्क वितर्क होते रहते हैं। तर्क मुख्यतः इस बात पे फोकस्ड था कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें जो भी समस्याएं हैं, जो इसकी दिक्कतें हैं, जो इसमें कहीं से बुराइयां प्रवेश कर गई हैं या जो भी इसके अन्य बाई प्रोडक्ट हैं, उसमें दोष किसका है। और मैं यह देख रहा था कि चूँकि मैं आपको यह स्पष्ट करूं कि मेरे सहयात्रियों में ज़्यादातर पेशे से अध्यापक ही हैं और तो जाहिर सी बात है कि किसी भी मुद्दे पर बहुत अधिकारपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश करना, यह सहज और स्वाभाविक है हम सब के लिए। बातचीत का लबोल हुआ यह था कि एक पक्ष जहां यह साबित करने पर आमादा था कि भारतीय लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया है, ये वस्तुतः जो निरक्षर मतदाता हैं, कम पढ़े लिखे मतदाता हैं, हालांकि वहाँ पर जाहिल शब्द का भी प्रयोग किया गया, लेकिन मैं इस शब्द के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा। और वही लोग वोट करते हैं, वही लोग सरकार का चुनाव करते हैं। और जो प्रत्युत इसके फिर अदर हैंड बात यह थी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, वह हठात और सायास मतदान नहीं करता है। अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जो बातें कही जा रही थी, रखी जा रही थी या कहीं भी रखी जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस बस की बात कर लें, एक कॉमन सी बात है, आमतौर पे ये बात होती ही रहती है। तो उसमें मुझे थोड़ी सी इस नाते निराशा होती है या हुई कि ऐसे लोग जो इस बात की बहुत ज़ोर शोर से घोषणा कर रहे हैं, भाई हमने तो आज तक वोट नहीं डाला, हम संसद विधानसभा में वोट नहीं करते, हमें सब फालतू बातें लगती हैं, हम नेताओं को अच्छा नहीं मानते, आदि आदि।
ऐसे लोगों को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विशेषतः चुनावी प्रक्रिया को अपनी नकारात्मक धारणा के चलते त्याज्य समझते हों, उसमें किसी आमूल चूल परिवर्तन की एक जो अपने गिलहरी प्रयत्न कह लें या टिटहरी प्रयत्न कह लें, उससे भी बच निकलना चाहते हों, उनको दरअसल शिक्षित, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति की किस श्रेणी में रखा जाए। कौन नृप होए हमें का हानि, चेरी छाड़ होब न रानी, यह चेरी कहे, यह कोई अनपढ़ अपढ़ कहे, कुपढ़ कहे तो बात समझ में आती है। आपका पढ़े लिखे होने का दावा हो और आप यह बात कहें तो कम समझ में आती है। अब जब ये सारी बातें हो रही थी तो मैंने एक शेर वहाँ कोट किया था, वो आपको भी कहूँ। मैंने ये कहा था, किसी शायर की मशहूर लाइनें मैंने दोहराई थी कि खुदा जिसे इल्म दे उसे तौफीक भी दे। क्षमा करिएगा, मैंने कहा कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अंदर हैंड फिर मैंने दोहराया था, जो पहले मैं कह रहा था उसको अब कहता हूँ कि इल्म इंसान को इंसान बना देती है, इल्म इंसान को भगवान बना देती है, खुदा जिसे इल्म दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये उससे है कि शैतान बना देती है। मुझे भारतीय लोकतंत्र की जितनी समझ है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे देखने में, मेरी समझ में, जब से मैं जानने लायक हुआ, मैं भारतीय लोकतंत्र को दिनों दिन मजबूत होता देख रहा हूँ। चुनावी प्रक्रिया को भी मैं अच्छे से देखता, सुनता, समझता आया हूँ और सक्रिय रूप से उसमें प्रतिभाग भी करता रहा हूँ। तो इस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह दिनों दिन अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है। मैं आपसे बात करूं, उन दिनों की बात करूं जब मेरा बचपन हुआ करता था। मैंने बचपन में गाँव में देखा था कि लोग जब राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार या उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता जब आते थे तो प्राय एक जीप लेके आते थे और वो जीप देखने की हम लोगों को बड़े मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी, बड़ी उत्कंठा रहती थी। पीछे भाग करके कुछ एक आध पर्चियाँ पा जाना, भाग्य बस कभी एक बड़े पोस्टर पा जाना, इस सब लालच में हम लोग दाएं बाएं लगे रहते थे उन नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। तो जो चर्चा परिचर्चा सुनते थे या जो देखा था उसको आपके सामने रखूं तो हालत यह थी कि किसी एक पार्टी की जीप एक गांव में कभी एक बार, बहुत हुआ तो कभी 2 बार 3 बार आ जाती थी। और मैं अपने गांव की बात करूं तो मुझे याद आता है कि वो जीप केवल 2 जगह रुकती थी। एक मेरे दरवाजे पर, जो गांव का सबसे बड़ा परिवार था और सबसे बड़े परिवार होने के नाते, और बीच में कई बार लगातार प्रधानी पहले कभी रही घर में, तो एक क्षेत्र में सामाजिक रूप से एक आदर सम्मान था, उस नाते मेरे घर पर। और दूसरे हमारे ही गांव के जो ये उस टाइम में जिला परिषद का विद्यालय हुआ करता था, परिषदीय विद्यालय में आजकल तो बेसिक शिक्षा परिषद के हो गए हैं, अध्यापक हुआ करते थे, मूलतः कांग्रेस की विचारधारा वाले थे। लेकिन उनके यहाँ भी जाना होता था और इन्हीं 2 जगहों पे जा कर के राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके कर्ता धर्ता अपने कर्तव्य की इतश्री कर लेते थे। और जल जलपान के एक दौर के बाद एक संक्षिप्त सी राजनीतिक चर्चा होती थी, 2-3-4 बातें होती थी कि ठीक है, अब आप लोग हैं तो क्या कहना है, क्या है, देख लीजिएगा, करा दीजिएगा अपने हिसाब से सब, अब आप लोगों से क्या बात करनी है। अब उसके बाद फिर होता यह था कि दलित बस्ती की तरफ इशारा करते थे और
कहते थे कि ठीक है, इन लोगों को भी देख लीजिएगा, कह दीजिएगा, आप लोग चाहेंगे तो हो ही जाएगा, इस टाइप की बातें। और फिर धूल उड़ाती जीप आँखों से ओझल हो जाती थी और हम लोग फिर किसी चुनाव की प्रतीक्षा करते थे अपने लिए। मैंने टीएन शेषन का कार्यकाल देखा, टीएन शेषन का दौर देखा। कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में टीएन शेषन को बहुत नज़दीक से देखने, समझने, सुनने का अवसर मिला था। हालांकि मैं तब कॉलेज का छात्र नहीं था, लेकिन वो साकेत महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तो देखा था, और वहाँ से चुनाव सुधारों को जो गति मिली उसका भी गवाह हूँ। लेकिन मैंने यह तब का जो देखा और आज जो देख रहा हूँ, आज जो आप देख पा रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आया। आप भी पहचान रहे होंगे, अगर मेरी बात को आप देख रहे हैं, या आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो इसको अनुभव ही किया होगा, आप इसके चश्मदीद होंगे कि आज क्या है। आज राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके कर्ताधर्ताओं को सिर्फ गांव-गांव, गली-गली नहीं जाना पड़ रहा है, डोर टू डोर जाना है, पर्सन टू पर्सन मिलना है, एक एक व्यक्ति से मिल कर के अपनी बात रख रहे हैं। और उन महिलाओं से जिनको पहले तो ये होता था कि जिस दिन बूथ पर जाना होता था, जिस दिन पोलिंग होती थी, उस दिन या एक आध दिन पहले बैलेट पेपर में निशान पहचानवा दिया जाता था और एक व्हिप सा जारी कर दिया जाता था कि फला निशान को, फला पार्टी को वोट कर देना है। आज महिलाओं की अलग अलग टोलियां निकालकर घर घर जाकर महिलाओं से भी बात करनी पड़ रही है। और तमाम चुनावों में तमाम चुनाव विश्लेषकों का अनुभव है, ऐसी रिपोर्टें आपने पढ़ी होंगी कि महिलाओं ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए मतदान किया है, वोट किया है। अब मैं आपसे बताऊं कि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कई संस्थाओं से, कई मंचों से जुड़े होने के नाते, मुझे भी कई बार चुनाव में गांव गली, खेत खलिहान, पगडंडियों पे जा कर के मतदाताओं से रूबरू होने का अवसर मिला है। तो जो मैंने देखा है, पाया है कि मतदाताओं में अब वो प्रवृत्ति नहीं है। मैं सक्रिय रूप से राजनीति में मुझे लगता है कि 93 से चीज़ों को देख परख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो अब चीज़ नहीं है। अब वो आपकी बात को एज इट इज़ अगर मान ले रहे हैं तो आप पक्का समझ जाइए कि वो आपको टालने के मूड में है। अदरवाइज वो आपसे सारी बातें करते हैं, उन्हें समझ है क्षेत्रीय राजनीति की, राष्ट्रीय राजनीति की, अर्थनीति की, विज्ञान की, कला की, रोजगार की, खेल की, अन्य तमाम मुद्दों से वो वाकिफ़ है। गाँवों तक समाचार माध्यमों की, संचार माध्यमों की पहुंच हुई है। ऐसा नहीं कह सकते आप उनको अनपढ़, निरक्षर आदि किया कह करके सारी समस्याओं को उनके मत्थे नहीं टाल सकते। हाँ, दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या हुई है कि आज कहीं न कहीं स्वार्थपरता, आज का जो भौतिक परिवेश है, उस परिवेश में सर्वाइव करने के लिए जो एक स्थिति है, उस स्थिति के मद्देनज़र लोगों को अपने नैतिक मूल्यों को कहीं न कहीं इग्नोर करना पड़ रहा है। जीवन मूल्य, चूँकि जीवन मूल्यों में गिरावट आई तो अब उसमें चौतरफा गिरावट का ही दौर है। मैं आपसे किसी कवि की 4 लाइनें कहूँ कि जीवन मूल्य गिरते जा रहे हैं, जिंदगी के रुख बदलते जा रहे हैं, द्रौपदी को चीर की चिंता नहीं, पांव अंगद के फिसलते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी हो गई है कि वह कुछ मूल्यों का, कुछ संस्थाओं का, कुछ बिंदुओं का रोना रो करके और अपना पल्ला झाड़ करके बगल हो जाए। शिक्षित व्यक्ति के लिए
और अगर आप खुद के हाईली एजुकेटेड होने का दावा करते हैं, अगर आप समाज में एक प्रमुख भूमिका रखते हैं, समाज में आप एक संभ्रांत व्यक्ति के रूप में पहचान रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम क्या करें, सब बड़ा गंदगी है, बहुत बुरा है, मैं बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता और इसी नाते मैं तो इधर जाता भी नहीं। देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मानदंडों सब की रक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है। और जो अपने आप को ज़्यादा काबिल समझता है, ज़्यादा विज्ञ समझता है, ज़्यादा जिम्मेदार समझता है, उसकी जिम्मेदारी भी उसी ढंग से ज़्यादा है। और यह कहना कि बदलाव हो ही नहीं सकता, जब बदलाव होना ही नहीं है तो हम क्यों प्रयास करें। बदलाव रातों रात हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। बदलाव किसी एक व्यक्ति द्वारा पलक झपकते कोई अलादीन का चिराग जैसा कुछ नहीं मिलने वाला है कि बस एक बार में सब सही हो गया। देश को अगर आगे ले जाना है तो लोकतंत्र को मजबूत करना ही पड़ेगा। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को ये चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अपने स्तर पर, अपनी पहुंच के स्तर पर, जहाँ तक हमारा कैचमेंट एरिया है, उस एरिया के अंदर हम लोगों को जागरूक करें। हम देश की जो व्यवस्था है, देश के जो मूल्य हैं, चाहे वो संवैधानिक मूल्य हों, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हों, चाहे शैक्षिक मूल्य हों, जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत रही है, जो हमारे देश की एक पहचान रही है, जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र रहे हैं, इन मंत्रों को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए, एक दूसरे के लिए सद्भाव रखते हुए और अपना 100% देश को देने की कोशिश करनी पड़ेगी। देश की व्यवस्था के सुधार में हमको लगना पड़ेगा। हम यह कह कर के नहीं बैठ सकते कि हम क्या करें, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हम इसको अच्छा नहीं समझते, या ये सब मेरे बस का नहीं है। बस का किसी के नहीं होता। आज अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर हैं, वो चाहे अच्छी निगाहें हों चाहे बुरी निगाहें हों, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का, हम 130 करोड़ देशवासियों का फर्ज बन जाता है कि हम देश को बुलंदी के रास्ते पर ले जाएं और इस तरफ ले जाएं कि पूरी दुनिया हमको सलाम करे। आज आपकी बात, आपसे अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व आप सबके जीवन पथ पर अपनी रश्मियाँ आजीवन बिखेरता रहे, जिसके आलोक में चलकर आप सब अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।